छात्रों, आज हम द्विवेदी युग की प्रवृत्तियों के आलोक में मैथिली शरणगुप्त के काव्य का परीक्षण करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि उनके काव्य में कौन कौन सी काव्य प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। छात्रों, द्विवेदी युग आधुनिक काल का द्वितीय चरण माना जाता है। क्योंकि इससे पूर्व भारतेंदु युग का स्थान है। इस युग का समय सन 1900 से 1920 तक माना जा सकता है। यह वह युग है जिसमें आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के मार्गदर्शन में साहित्यकार साहित्य सृजन कर रहे थे। इस युग की अपनी विशेषताएं हैं और वे विशेषताएं मैथिली शरणगुप्त के काव्य में परिलक्षित होती हैं। तो सबसे पहली प्रवृत्ति है भारतीय संस्कृति का गौरवगान। मैथिली शरणगुप्त जी भारत की महान संस्कृति के गौरवान्वित स्वरूप को अपने काव्य में स्थान देते हैं। आप भारतीय गौरव और स्वाभिमान को जागृत करने के लिए पुरातन संस्कारों और परंपराओं की प्रतिष्ठा भी करते हैं। जब आप कहते हैं कि संसार को पहले हम ही ने ज्ञान शिक्षा दान की, आचार की, व्यापार की, व्यवहार की, विज्ञान की, तो वे अपने
गौरवपूर्ण संस्कृति की ओर ही संकेत करते हैं। दूसरी प्रवृत्ति है सामाजिक आदर्श की स्थापना। क्योंकि कवि एक सामाजिक और संवेदनशील प्राणी होता है और वह यथार्थवादी समाज के साथ साथ आदर्शवादी समाज का भी अभिलाषी रहा है। इसीलिए वह समाज में सुधार की आवश्यकता महसूस करता है। इसके लिए कवि चिंतन और मंथन करने की बात करता है और कहता है कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। तो ये उद्बोधन शैली कवि की देखी जा सकती है। इसके बाद उनके काव्य की अगली प्रवृत्ति राजनैतिक चेतना का उद्बोधन। इसको भी हम देख सकते हैं। भारतीय राजनीति में गांधी जी का अवतरण एक युगांतकारी घटना रही है। उन्होंने सत्य, अहिंसा, अत्याचार, जहां एक तरफ सत्य और अहिंसा का समर्थन किया, वहीं उन्होंने अत्याचार और अनाचार का विरोध भी किया। तो कवि राजनीतिक शक्तियों से प्रभावित होते हुए और एक अत्याचार अनाचार विहीन समाज की स्थापना के लिए उद्बोधन करता है। कवि कहता है कि एक एक सौ अन्यायी कंसों को ललकारो, अपनी जन्मभूमि के ऊपर धन जीवन संवारो। तो इस प्रकार से कवि राजनैतिक रूप से अपनी मातृभूमि की रक्षा की बात करता है। सांप्रदायिक सद्भावना भी आपके काव्य की महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में देखी जा सकती है। मैत्री शरण गुप्त जी जब संस्कृतियों पर दृष्टिपात करते हैं तो वे देखते हैं कि अंग्रेजों ने अपनी सत्ता को कायम करने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया है। ऐसी स्थिति में वे हिंदू और मुसलमान दोनों के संघर्ष को समाप्त करने के लिए
आपसी सद्भावना की बात करते हैं। जब वे कहते हैं कि हिंदू मुसलमान दोनों अब छोड़ें यह विद्रोह की नीति, उसके बाद नारी सशक्तिकरण भी उनकी कविताओं में विशेष रूप से देखा जा सकता है। क्योंकि आपने अपने काव्य में नारी जागरण और उसके सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया है। आपने उपेक्षित पात्रों को भी अपने काव्य में विशेष स्थान दिया है। गुप्त जी ने उर्मिला, यशोधरा, विदुता आदि अनेक नारियों को अपने साहित्य में स्थान देकर उनके प्रति सम्मान ज्ञापित किया है। जब वे कहते हैं कि एक नहीं दो मात्राएं नर से भारी नारी, अर्थात उसके महत्व को वे स्वीकार करते हैं। राष्ट्र प्रेम की भावना मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि के रूप में यूं ही विख्यात नहीं हुए, इसके लिए उन्होंने राष्ट्र प्रेम संबंधी अनेक कविताओं को लिखा है। और वे अतीत के स्वर्णिम इतिहास को भी इसीलिए प्रस्तुत करते हैं जब वे कहते हैं कि देखो हमारा विश्व में कोई नहीं उपमान था, नर देव थे हम और भारत देव लोग समान था। तो ये उनकी राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम देखा जा सकता है। दूसरा बिंदु है दलित उद्धार पर बल। जब गुप्त जी ये देखते हैं कि समाज में जाति व्यवस्था के नाम पर लोगों के साथ अछूतों जैसा व्यवहार किया जा रहा है, तो वे इसका विरोध करते हैं और गुप्त जी अछूतों के प्रति स्नेह और समानुभूति प्रदर्शित करते हैं। आप लिखते हैं कि इन्हें समाज नीच कहता है, पर है ये भी दो प्राणी, इनमें भी मन और भाव है, वैसी ही है वाणी। वे एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जिसमें कोई भेदभाव ना हो, सभी समान रूप से रहें। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मैथिली शरण गुप्त के काव्य में द्विवेदी युग की लगभग सभी प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। इस प्रकार से छात्रों आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।